स्टार्ट। हेलो, नमस्कार। मैं डॉक्टर मनोज डी जैन, एमडी आयुर्वेद। आज आपके समक्ष में एक विषय लेके आया हूँ कोविड के बारे में। अभी तक आपने बहुत से लेक्चर सुने होंगे कोविड के ऊपर, या बहुत सी जानकारियाँ आपको मिली होगी कोविड के बारे में सरकार के माध्यम से या अनेक प्रसार माध्यमों के द्वारा। इसमें कोविड के बारे में आपको ये भी पता होगा कि कब से कोविड फैला है, या जनवरी से। जैसे भारत में पहले केसेस जो फर्स्ट केस केरला में आई थी, उसके बाद जैसे स्प्रेड हुआ, इसके बारे में सबको जानकारी है। मैं उसके ऊपर ज्यादा जोर न दूंगा। मैं सिर्फ कोविड के जो रिसर्चेस, ऑनगोइंग रिसर्चेस और पुराने रिसर्चेस जो कुछ भी हुए हैं, उन रिसर्चेस के बाद जो गाइडलाइंस में बदलाव हुए हैं, या जो गाइडलाइंस के हिसाब से हमें चलना है, उसके बारे में थोड़ी सी जानकारी देते हुए मैं आपको प्रिवेंशन के बारे में समझाऊंगा। उसके बाद सेकेंड पार्ट होगा जिसमें हम अगर कोविड किसी को कोविड हो रहा है तो उसके कौन से लक्षणों के आधार पर हम कोविड को मानेंगे, या कौन से लक्षणों के आधार पर हम लोग कोविड का डायग्नोसिस करेंगे, उसके बारे में, और उसकी संक्षिप्तः चिकित्सा के बारे में हम जानकारी पाएंगे। उसके बाद थर्ड पार्ट जो होगा लेक्चर में, उसमें हम पोस्ट कोविड या कोरोना होने के बाद जो वीकनेसेस आते हैं, या जो कॉम्प्लिकेशंस, या जो पोस्ट कोविड जो कुछ बीमारियां लेके पेशेंट्स आजकल जो आ रहे हैं, उसके बारे में हम जानकारी लेंगे। सो फर्स्ट सबसे पहले हम लोग कोविड के बारे में, प्रिवेंशन ऑफ कोविड के बारे में जानने से पहले कोरोना के बारे में थोड़ी सी जानकारी लेते हैं। कोरोना इट्स अ टाइप ऑफ सार्स कोविड वायरस। ये एक प्रकार का वायरस है फ्रॉम वायरोइड फैमिली, और इस वायरस का स्प्रेड वुहान शहर से हुआ, ये सभी को पता है। बेसिकली इसके स्प्रेड होने का जो वे है, ये एक ही है कि ये जनरली स्प्रेड होता है थ्रू ड्रॉपलेट इन्फेक्शन। अभी ये ड्रॉपलेट इन्फेक्शन के बारे में सबसे पहले जानकारी ऐसे आई थी कि ये माइक्रो ड्रॉपलेट थ्रू स्प्रेड होता है। माइक्रो ड्रॉपलेट्स मतलब जो ड्रॉपलेट्स हम लोग खांसी करने के समय या छींकने के समय, बात करने के समय हमारे मुंह से जो बाहर ड्रॉपलेट्स गिरते हैं, उसके द्वारा ये स्प्रेड होता है। इसके लिए हमें सोशल डिस्टेंसिंग या फिजिकल डिस्टेंसिंग लगभग 3 फीट की, मिनिमम 3 फीट की फिजिकल डिस्टेंसिंग गवर्नमेंट ने गाइडलाइन की थी। उसके बाद जैसे जैसे रिसर्चेस आगे बढ़े, वैसे वैसे पता चला कि इसका स्प्रेड जो है वो माइक्रो ड्रॉपलेट्स थ्रू भी हो रहा है। माइक्रो ड्रॉपलेट्स मतलब जब छींकते हैं हम जब छींकने के बाद उसमें से स्मॉलेस्ट, जो हमें विजिबल नहीं होते थ्रू नेकेड आई, ऐसे जो ड्रॉपलेट्स है वो जो एयर में स्प्रेड होते हैं, उसे माइक्रो ड्रॉपलेट्स कहेंगे। उस माइक्रो ड्रॉपलेट्स के द्वारा ये स्प्रेड हो रहा है, ऐसे पता चलने लगा। इसीलिए फिजिकल डिस्टेंसिंग कम से कम 6 फीट का रखने के लिए सरकार ने या WHO गाइड किया है। सो एट प्रेजेंट स्मॉलर ड्रॉपलेट्स के द्वारा ये स्प्रेड हो रहा है, इसीलिए आप फिजिकल डिस्टेंसिंग पे बहुत ज्यादा ध्यान दीजिए। दूसरी बात, अगर फिजिकल डिस्टेंसिंग के साथ साथ बहुत अभी ये नए रिसर्चेस ऐसे आए हैं कि ये जो वायरसेस है, ये वायरसेस एरोसोल, यानी वो अगर एक कोई कोविड पॉजिटिव पेशेंट छींक रहा है या खांस रहा है, तो उसके अंदर से जो माइक्रो ड्रॉपलेट्स आ रहे हैं, उसके अंदर से ये जो वायरस है, ये एयर में लगभग 3 घंटे तक वायल रहता है या जिंदा रहता है। तो इसीलिए आप कभी भी घर के बाहर जाए तो हमेशा आप अपना मुंह और नाक या मास्क से, या एटलीस्ट किसी गमछे से, या 2 या 3 फोल्ड किए हुए रुमाल से एटलीस्ट ये ढके, सो दैट आप उस एयर के कांटेक्ट में भी आओ तो आपको कोविड होने के चांसेस कम से कम रहे। ये बहुत जरूरी है। लोगों को ये लगता है कि कोविड सिर्फ ड्रॉपलेट से स्प्रेड होता है, तो इसीलिए कोई छींके या कोई खांसे या कोई कोविड पॉजिटिव है और उसके पास के तो ये हमें होने के चांसेस है। तो ये इसमें ये हमेशा ध्यान रखिएगा कि ये एयर में लगभग 3 घंटे तक जिंदा रहता है, ऐसा नया रिसर्च कह रहा है। इसीलिए सरकार ने भी मास्क पहनने पे थोड़ी सख्ती दिखाई है, और आप एटलीस्ट उस चीज का पालन करें ताकि कोविड को हम लोग रोक सके। दूसरी बात, कोविड के बारे में आपको ये तो पता ही होगा कि आपको हमेशा हैंड वॉश या प्रॉपर फेस
वॉश या हैंड वॉश करने की जरूरत है। रिकरेंट हैंड वॉश इसीलिए कहा जाता है बिकॉज कोविड का जो वायरस है उसकी जो आउटर लेयर है वो लाइपोफिलिक है, यानी वो फैट से बनी हुई है, एक स्मॉल टाइप ऑफ फैट से बनी हुई है, जिसे सोप या सोडियम हाइपोक्लोराइड सॉल्यूशन के द्वारा ब्रेक डाउन किया जा सकता है, जिससे ये वायरस वी कैन से कि कंप्लीटली क्लियर डेड हो जाता है। सो आपको हमेशा इसका हैंड वॉश एटलीस्ट 20 सेकेंड्स आपको सोप से क्लीन वॉश करके करना जरूरी है। हमेशा रिकरेंट या अगर आपके पास सोप नहीं है या आप घर के बाहर है, तो यू कैन यूज सैनिटाइजर्स which should be at least a water which should not be a gel based, because gel based sanitizers यूज करके स्किन एलर्जीज के बहुत से पेशेंट्स आजकल देखने को मिलते हैं। इसीलिए जेल बेस्ड या सैनिटाइजर्स का कम से कम यूज इस्तेमाल कीजिए, ज्यादा से ज्यादा आप सिंपल सैनिटाइजर्स का यूज कीजिए। तीसरी बात, आपको हमेशा फेस के लिए जो मास्क यूज करना है वो आइदर सर्जिकल मास्क यूज कीजिए या गमछा वगैरह यूज कीजिए, एटलीस्ट 2 से 3 फोल्ड हुआ। ऐसा अगर आप यूज करेंगे तो आपको कोविड के होने के चांसेस कम रहते हैं। आप जब भी कोई सब्जी खरीदी करने जाते हैं या कहाँ पे भी ऐसी भीड़ भाड़ के इलाके में जाते हो, तो आप हमेशा आपको मास्क पहनना और एटलीस्ट जगह को कम से कम टच करना या सरफेसेस को कम से कम टच करने की आदत कम करनी चाहिए, क्योंकि सरफेसेस से भी कोविड फैलता है। लेकिन सरफेसेस से फैलने वाला कोविड जो वायरस है वो इट इज नॉट वेरी हाईली कंटेजियस थ्रू द सरफेसेस। सो आप अभी जो नए रिसर्चर्स है वो भी यही बता रहे हैं कि सरफेसेस से जो कांटेक्ट में से जो वायरसेस स्प्रेड हो रहे, दे आर नॉट मेजरली द कॉज ऑफ दिस डिसीज। अलॉन्ग विद दैट, आप जो पुराने पहले कहा जाता था कि पोरस और नॉन पोरस मटेरियल से ये वायरस स्प्रेड हो रहा है या इसके ऊपर कितने समय तक अलाइव रहता है। नो, पोरस मटेरियल मतलब कि जैसे कपड़े है या हम लोग कहे तो कॉटन के जो अदर वेयरिंग्स है या बेडशीट्स है या सरफेसेस, और पोरस नॉन पोरस सरफेसेस मतलब मेटल है या स्टील के जो सामान बर्तन वगैरह है या कोई भी प्लास्टिक की मटेरियल्स जो आपके हैंड में रहते हैं, इन सब चीजों को नॉन पोरस बोला जाता है। तो इन सब पे से जो वायरस स्प्रेड हो रहा है वो दैट इज उसके ऊपर से जो कंटामिनेशन से जो वायरस स्प्रेड हो रहा है वो बहुत कम हो रहा है, बिकॉज कि इसके ऊपर viruses are not remaining alive for a bigger period. सेकेंड थिंग, आजकल बहुत बार केसेस ऐसे भी मिलते हैं प्रिवेंशन के नाम पे जो चीजें चल रही है, या को हल्दी का दूध पीना या हम लोग बोले तो आयुष काढ़ा, इसके कारण भी बहुत से ऐसे पेशेंट्स मिल रहे हैं कि जिन लोगों को इनके साइड इफेक्ट्स देखे जा रहे हैं। आयुष काढ़ा के बारे में मुझे आपको एक संदर्भ में बताना जरूरी समझता हूँ कि आयुष काढ़ा जो है वो आपको हमेशा ज्यादा काढ़ा बना के ना लेते हुए उसका फांट बनाना चाहिए, या उसको जैसे षडंग पानी है जैसे नाम की चीज आयुर्वेद में वर्णित है उसके हिसाब से आपको उसका पानी उसका वैसे बॉईल करना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, आयुष काढ़ा की जो चूर्ण है या पाउडर है या आपको जो दवाई मिल रही है, वो दवाई को आप जितना पानी है, सपोज एक कप पानी और आधा चम्मच आयुष काढ़ा के पाउडर को आप लेके उसके अंदर बॉईल करें, तो उसे सिर्फ आधा कप करना है, उसे न कि 1/4 कप करना है। जो ज्यादा कॉन्सेंट्रेट मत कीजिए, बिकॉज ज्यादा कॉन्सेंट्रेट करने के कारण बहुत से पेशेंट्स ऐसे मिल रहे हैं कि जिनको एसिडिटी हो रही है या यूरिन में बर्निंग सेंसेशन जैसे लक्षण मिल रहे हैं। तो इस काढ़े को सिर्फ एक षडंग पानी जैसा यानी कि हाफ बॉईल करके लेना चाहिए। थर्ड थिंग है च्यवनप्राश। आप जैसे कि आयुष गाइडलाइंस में वर्णित है, च्यवनप्राश अगस्त्य रसायन नाम की जो दवाइयां है इनका आप यूज कर सकते हैं, लेकिन इन दवाइयों का लेने का एक विधि है। च्यवनप्राश या अगस्त्य रसायन ये हमेशा आप खाने के कम से कम 2 या 3 घंटे के बाद क्या सुबह खाली पेट लीजिए, और च्यवनप्राश या अगस्त्य रसायन ये लेने के बाद लगभग
आधे से एक से 1.5 घंटा कम से कम आप कुछ मत खाइए। उसका अनुपान के स्वरूप में, या उसके बाद आप मिल्क या गुनगुना पानी ले सकते हैं। बट ये हमेशा ध्यान रखिए कि खाना खाने के बाद इमीडिएट च्यवनप्राश का सेवन ना करें, क्योंकि बहुत च्यवनप्राश ये पचने में हल्की चीज नहीं है, ये बहुत हैवी चीज है रहती है। सो आप हमेशा च्यवनप्राश का सेवन या अगस्त रसायन, इन सब अवलेहों का सेवन एटलीस्ट अवलेह और आहार के बीच में कम से कम 1 से 2 घंटे का अंतर रखें। सो इनसे वो पचने में भी तकलीफ नहीं होगी, बिकॉज कोई भी आयुर्वेदिक औषधि है तो उसका पचना भी बहुत जरूरी है, बिकॉज ये सब काष्ठ औषधि आती है, या हम लोग बोले ये हर्बल प्रिपरेशन है। तो हर्बल प्रिपरेशन से पचना बहुत जरूरी है। इसका मतलब है कि आपको अग्नि का ध्यान रखना है। आहार के संबंध में बताऊं तो दूध की चीजें, पर्टिकुलरली आयुर्वेद में इवन दूध को भी महाभिषंधि कहा है, मीन्स वो कफ को बढ़ाने वाला बोला गया है। इसीलिए दूध की चीजें जैसे दही है, छाछ है, या पनीर है, चीज है, ऐसी चीजों का जितना कम यूज हो, सिर्फ प्रोटीन के नाम पे ऐसी चीजें ज्यादा मात्रा में न खाएं, बिकॉज इससे शरीर में कफ की वृद्धि होगी, जो इस बीमारी को बढ़ाने में कारगर होती है। इसीलिए इन चीजों का उसके साथ अचार पापड़, ऐसी चीजें जो विदाही है या जो ब्लड को इम्प्योर करती है, या वी कैन से सिंपल समझाऊं तो ये शरीर में पित्त की मात्रा को बढ़ाती है, तो ऐसी चीजों का भी सेवन कम से कम करें। अभी आहार में इसके साथ आहार कौन सा कैसा होना चाहिए, तो लघु सुपाच्य होना चाहिए। हर एक को अपनी अग्नि के हिसाब से आहार लेना चाहिए। सपोज कोई इंसान होगा तो उसे 3 रोटी भी पचने में हेवी होती है, 1 रोटी भी पचने में हेवी होती है, और कोई कोई रहता है कि जिसे 3 से 4 रोटी खाने के बाद भी कोई तकलीफ नहीं होती है। तो आयुर्वेद में जो वर्णित लक्षण है सुपाच्य आहार पचन के जो लक्षण है कि उद्गार शुद्धि, यानी कि अच्छे से डकार रहना, उद्गार शुद्धि, उत्साह यानी यू आर नॉट फीलिंग टायर्ड, दैट इज उत्साह। वेगोत्सर्ग यानी मोशन आना, या यूरिन वगैरह प्रॉपर आना, वेगोत्सर्ग ये तो चिता। लघु शुद्ध पिपासा यानी उसके बाद भूख वापस लगना, या पेट हल्का जैसा फील होना, अधमान न होना, यानी पेट में गैसेस जैसा फील न होना, ये अगर लक्षण आ रहा है, उतनी ही आहार की मात्रा आपके लिए, आपके अग्नि के लिए सफिशिएंट है। तो उसी मात्रा में आहार का सेवन करें, न कि आहार का अति मात्रा में सेवन करना चाहिए। हमेशा शरीर के अग्नि बल का, यानी डाइजेस्टिव पावर की क्षमता को देख के ही उसका आहार का सेवन करना चाहिए। अभी इसके बाद हम लोग आते हैं, ये एक मैंने शॉर्ट में जानकारी दी है आपको कि कोविड से प्रिवेंट कैसे करें, या कोविड के बारे में, कोविड से हम लोग कैसे बचे। इसके बाद आते हैं हम लोग कोविड के बारे में थोड़ी सी जानकारी लेते हैं। आपको कोविड सार्स कोविड के जो सिम्टम्स, लक्षण आपको पता होंगे कि हम लोग कोविड को कैसे पहचाने। तो जनरली सार्स कोविड के पेशेंट्स में हमें जो लक्षण मिलते हैं उसमें कॉमन है बुखार, बदन दर्द यानी बॉडी एक, सेवियर सोर थ्रोट या गले में दर्द होना, सूखी खांसी, ड्राई कॉफ, और डिफिकल्टी इन ब्रीदिंग, सांस लेने में दिक्कत। ये अब तक जाने हुए कोई सिम्टम्स है। लेकिन इसके साथ साथ बहुत से पेशेंट्स ऐसे मिलते हैं जिनमें लूज मोशंस या वाटरी डायरियाज आते हैं, बिकॉज कोविड वायरस शरीर में एंटर होने के बाद एस नाम का एक रिसेप्टर रहता है अपने शरीर में, बहुत से अवयवों में रहता है, जैसे फेफड़ों में यानी चेस्ट, लंग्स में, उसके साथ साथ जीआई ट्रैक यानी आंतों में, साथ में किडनीज में। इस रिसेप्टर्स को ये वायरस अटैच होके उसके बाद में ये वायरस शरीर के सेल्स में एंटर होता है और बाद में कोविड के लक्षण निर्माण होते हैं। इसीलिए अगर ये जो वायरस है जिस अवयव को ज्यादा अफेक्ट करता है, या जिस अवयव में इसके रिसेप्टर्स ज्यादा रहते हैं, वहां पे वैसे लक्षण निर्माण होते हैं। अगर ये वायरस आपके आंतों में ज्यादा एंटर हुआ तो आपको डायरिया या लूज मोशन जैसे लक्षण आपको मिल सकते हैं, या वॉमिटिंग यानी पेट से संबंधित लक्षणों के साथ पेशेंट आ सकते हैं। कभी कभार अगर ये सिम्टम्स अगर खाली फेफड़ों के इस रिसेप्टर्स में अगर ये वायरस ज्यादा अटैच हुआ तो हमें लक्षणों में सर्दी, खांसी, या गले में दर्द, या सांस लेने में तकलीफ, या निमोनिया जैसे लक्षण हमें दिखाई देते हैं। सो वायरस
की मात्रा जहाँ पे ज्यादा प्रमाण में होगी या जहाँ पे ज्यादा वो अटैच होगा, उसी की तरह हमें यहाँ के लक्षण मिलेंगे। लेकिन इसके साथ साथ जो दो कॉमन लक्षण हमें इस वायरस में मिलते हैं वो है लॉस ऑफ टेस्ट और लॉस ऑफ स्मेल। ये आपने सुना ही होगा, बहुत से वैद्यों के पास भी पेशेंट्स आते हैं, डॉक्टर्स के पास भी पेशेंट आते हैं कि डॉक्टर मुझे स्मेल बहुत कम आ रही है या स्मेल ही नहीं आ रही है, या सेकंड है कि टेस्ट ही नहीं आ रहा है, मुझे कोई भी चीज का टेस्ट नहीं आता है। तो ये आप कैसे समझेंगे कि ये कोविड से रिलेटेड है या नहीं है? जो कोविड से रिलेटेड टेस्ट और स्मेल है, तो आप सिंपल कोई भी घर पे अगर आप थोड़ा सा गुड़ खा के देखोगे, अगर वो गुड़ की टेस्ट आपको आ रही है, दिस मीन्स दिस इज नॉट अ लॉस ऑफ टेस्ट। अगर लॉस ऑफ टेस्ट होगा तो आपको गुड़ की टेस्ट नहीं आएगी, या चाट मसाला जैसी चीज है कि जो इरिटेंट्स है, ऐसी चीजों की अगर आपको टेस्ट नहीं आ रही है, इसका मतलब है आपको लॉस ऑफ टेस्ट है, अदरवाइज आपको लॉस ऑफ टेस्ट नहीं है। लॉस ऑफ स्मेल लाइक पंजेंट स्मेल्स, जैसे हम लोग बोले तो लाइक वेरियस टाइप ऑफ परफ्यूम्स, या आपके पास जो अभी सबके पास उपलब्ध है वो सैनिटाइजर, इन सब का अगर आपको इरिटेंट स्मेल आपको नहीं आ रहा है, देन इट इज कॉल्ड एज लॉस ऑफ स्मेल। ये लक्षण जनरली बुखार के दूसरे या तीसरे दिन के या बहुत बार पांचवें सातवें दिन के बाद भी दिखाई देते हैं। लेकिन ऐसे लक्षण जिन कोविड पेशेंट्स में मिल रहे हैं, वैसे कोविड पेशेंट जनरली कॉम्प्लिकेशंस की तरफ नहीं जा रहे हैं, ऐसे देखा गया है। अभी कोविड के जो पेशेंट्स मिलते हैं वो हमें बहुत से अलग अलग स्टेजेस में मिलते हैं। बहुत से पेशेंट्स आते हैं कि जिनको कोई लक्षण नहीं रहता, लेकिन वो किसी के संपर्क में आने के कारण पॉजिटिव आते हैं। वैसे पेशेंट असिम्टोमेटिक कहलाते हैं, उनको जनरली कोई भी दवा की जरूरत नहीं पड़ती। सेकंड आते हैं माइल्ड टू मॉडरेट केसेस, जिसमें लक्षण निर्माण रहते हैं, फीवर है या लगभग टोटल कोविड सब प्रकार के कोविड के पेशेंट्स में से 50 से 60% पेशेंट्स में हमें फीवर ये लक्षण मिलता है। ड्राई कॉफ या सूखी खांसी ये लगभग 20 से 30% पेशेंट्स में मिलते हैं। और डायरिया अभी लगभग 10 से 12% पेशेंट्स में हमें डायरिया भी मिलते हैं। माइल्ड टू मॉडरेट केसेस में बहुत बार पेशेंट्स सिम्टम्स लेके आते हैं, बट उनका यही फीवर या बॉडी पेन या थकान ऐसे सिम्टम्स लेके आते हैं, उन्हें दवाइयों की जरूरत पड़ती है। मॉडरेट टू सीवियर केसेस रहते हैं कि जिसमें ऑक्सीजन की मात्रा कम होती है, मैं उसके बारे में आगे आपको बताऊंगा। ऑक्सीजन की मात्रा कम होती है, उन्हें हम लोग मॉडरेट टू सीवियर केसेस माइल्ड टू मॉडरेट टू सीवियर केसेस बोलते हैं। सीवियर विच हैज, जिनका ऑक्सीजन की मात्रा बहुत ही घट गई है, लेस देन 80% है, और जो रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस यानी सांस की तकलीफ, और सांस की इतनी तकलीफ की जिसमें फेफड़ों में फेफड़े कमजोर होना शुरू हो जाते हैं, और जिसके अंदर फेफड़े निकामी यानी उनके पार्ट्स, फेफड़ों का कुछ कुछ भाग ये खराब होना शुरू हो जाता है, ऐसे जिसे हम ARDS कहे जाते हैं, एक्यूट रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस। ऐसे पेशेंट्स जिनको हम लोग सीवियर कैटेगरी में रखते हैं। इसमें से जो माइल्डर कैटेगरीज में आते हैं, लगभग अभी हम इस आगे ट्रीटमेंट के पार्ट में जाने से पहले हम लोग इसका निदान कैसे करें। अगर ऐसे कोई लक्षण आ रहे हैं, बुखार, सर्दी, खांसी, या गले में दर्द हो रहा है, सांस लेने में दिक्कत आ रही है, या सिंपल सर्दी खांसी भी आ रही है, तो आप नजदीक के आपके चिकित्सक की सलाह हमेशा लें। घर पे अगर सिंपल सर्दी खांसी हो रही है और आपको अगर कोई संपर्क की जानकारी मिल नहीं रही है कि आपका किसी से संपर्क, या आपको किसी से संपर्क हुआ और किसी को कोविड नहीं है, लेकिन आपको ऐसे लक्षण दिख रहे हैं, तो आप घर पे आयुर्वेदिक दवाइयाँ जैसे अमृतारिष्ट है, संजीवनी वटी है, माँ सुदर्शन क्वाथ है, ऐसी दवाइयों का सेवन कर सकते हैं। और इन दवाइयों का सेवन करके अगर 2 दिन में भी आपका बुखार वापस आ रहा है, तो आगे आप चिकित्सकों की सलाह ले सकते हैं। अगर अभी कोविड टेस्ट के बारे में हम लोग जानकारी लेते हैं, कोविड कैसे डायग्नोस किया जाता है। तो अभी की रिसर्चर्स के हिसाब से RT-PCR नाम की जो टेस्ट है, जिसमें हम लोग स्वैब कल्चर करते हैं, जिसमें नाक में से और गले में से स्वैब लिया जाता है, उससे हमें कोविड के टेस्ट के कोविड पॉजिटिव या नेगेटिव का रिपोर्ट मिलता है। इसके अलावा रैपिड एंटीजन टेस्ट है या एंटीबॉडी टेस्ट है, लेकिन फर्स्ट जब बुखार आता है तो फर्स्ट 5 डेज में RT-PCR टेस्ट पॉजिटिव आती है, रैपिड एंटीजन टेस्ट पॉजिटिव आती है। इन्हीं टेस्ट का महत्व ज्यादा है। अगर कोई पेशेंट
आरटीपीसीआर टेस्ट ना करके केवल एंटीजन टेस्ट पॉजिटिव करके आते हैं, तो उन्हें कंफर्म करने के लिए हमें आरटीपीसीआर वापस करनी पड़ती है, बिकॉज रैपिड एंटीजन टेस्ट ये स्पेसिफिक है, किंतु बहुत बार ये फॉल्स नेगेटिव भी आती है। फॉल्स नेगेटिव का मतलब है कि कितने पेशेंट्स में ये केवल असिम्टोमेटिकली या बिना लक्षण के भी पॉजिटिव आती है, तो हमें आरटीपीसीआर टेस्ट ये जो कंफर्म टेस्ट कही गई है वो करके हमें मुझे इस चीज को कंफर्म करना पड़ता है। अगेन आरटीपीसीआर टेस्ट भी लगभग 40% पेशेंट्स में फॉल्स नेगेटिव आती है, तो हमें केवल इन टेस्ट पे डिपेंड नहीं होना पड़ता है, बहुत बार पेशेंट के लक्षणों के हिसाब से भी हमें निदान करना पड़ता है कि ये जो सर्दी खांसी या ये जो लक्षण है ये कोविड की तरफ जा रहे हैं या नहीं। इसीलिए केवल इसी दो चीजों पे हम डिपेंड नहीं होते। इसके साथ बहुत बार एचआरसीटी या सिटी स्कैन, हम लोग छाती का जो सिटी स्कैन आपने सुना भी होगा, बहुत बार किया जाता है, और उसको सिटी स्कैन अगर आपके वैद्य समझ रहे हैं कि अगर आपको ये लक्षण है और ये कोविड की तरफ जा रहे हैं, तो बहुत बार सिटी स्कैन के द्वारा हम उसे निदान कर सकते हैं। और दूसरी बात, सिटी स्कैन से हमें ये भी पता चल जाता है कि कोई पेशेंट्स को हॉस्पिटलाइजेशन करने की जरूरत है, या ऐसे पेशेंट्स कभी कभार, मतलब ऐसे पेशेंट्स को हम लोग घर पे रख के भी चिकित्सा कर सकते हैं। ये भी चिकित्सक या वैद्य अपने निर्णय ले सकते हैं। सेकेंड थिंग, अभी सपोज कोविड पॉजिटिव आ गया है, आरटीपीसीआर टेस्ट भी पॉजिटिव आ गई है, उसके बाद क्या करें? उसके बाद पार्ट आता है वो चिकित्सा का। चिकित्सा पार्ट में आपको एक ही ध्यान रखना है, घर पे आप लोग चिकित्सा में स्टीम इनहेलेशन, गार्गल्स कर सकते हैं। आपने व्हाट्सएप पे बहुत बार ऐसे प्रिस्क्रिप्शंस भी देखे होंगे जिसमें लिखा है HCQ 200 लेनी चाहिए, हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन लेनी चाहिए, एजिथ्रोमाइसिन लेनी चाहिए, डोलो 650 बुखार आए तो लेनी चाहिए। ऐसा प्रिस्क्रिप्शन बहुत बार व्हाट्सएप पे या बहुत से सोशल मीडिया पे फैलता है या स्प्रेड हो रहा है, बट आप लोगों को मैं जानकारी दूं तो हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन के हार्ट के ऊपर भी साइड इफेक्ट्स हैं। इसीलिए हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन हर एक पेशेंट को नहीं चलती है। 50-50 ईयर्स ऑफ एज अबोव है और ऐसे पेशेंट्स में अगर हार्ट की बीमारी है, ऐसे पेशेंट्स को तो हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन देना ये विचार करके देना जरूरी है। उसके बाद एजिथ्रोमाइसिन एक एंटीबायोटिक है। ये सार्स कोविड के कारण जब शरीर की इम्यूनिटी कम हो जाती है, उसके कारण जो अपॉर्चुनिस्टिक बैक्टीरिया रहते हैं उसके इन्फेक्शन प्रिवेंट करने के लिए जनरली ये एजिथ्रोमाइसिन का रोल है। साथ में ये एजिथ्रोमाइसिन भी अगेन हार्ट के ऊपर असर करती है कि हार्ट का QT इंटरवल नाम की जो चीज है वो बढ़ाती है। सो इसीलिए एजिथ्रोमाइसिन हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन से घर पे ना लेते हुए चिकित्सक की और वैद्य की सलाह के बाद ही लिया कीजिए। अलॉन्ग उसके साथ बहुत से कफ सिरप्स, अगर सूखी खांसी है तो बहुत से पेशेंट्स कफ सिरप घर पे ही ले लेते हैं, लेकिन आपको एक बात बता दें क्योंकि इसमें जो ड्राई कफ आता है ये बहुत बार न्यूमोनिया इंडिकेट करता है। न्यूमोनिया में जो कफ रहता है वो फेफड़ों के अंदर रहता है, ना कि वो ड्राई कफ केवल गले के इधर है। अगर गले के इधर कफ है, ड्राई कफ है, तो आपको ड्राई कफ की सिरप चल जाती है, लेकिन वही अगर ये कफ आपके चेस्ट रीजन में या फेफड़ों में है तो आपको ये कफ सिरप और उस कफ को अंदर सुखा देती है, जिससे ये कॉम्प्लिकेशंस या बीमारी बढ़ती है। इसीलिए आप कोई भी कफ सिरप बिना वैद्य की सलाह या बिना चिकित्सकों की सलाह ना लीजिए, बिकॉज अगर ये कफ अंदर सूख गया तो फेफड़ों के पार्ट को ये खराब करता है। कफ ये एक प्रकार की बॉडी का मैकेनिज्म है टू एक्सपेल आउट things to expel out the viruses from the body। तो इसीलिए अगर कफ सूखी खांसी बहुत ज्यादा आ रही है तो आप उसे शरीर को थोड़ा सा, फेफड़ों को या हल्का सा गुनगुना सेक करके कफ को लिक्विफाई करने के लिए कर सकते हैं। वो आयुर्वेद में एक स्वेदन चिकित्सा और अल्पस्नेहन चिकित्सा ऐसी भी बोली गई है श्वास के रोगों में या कफ की खांसी में। ऐसे पेशेंट्स में अगर आप सिंपल घर पे कोई भी राई का तेल या तिल के तेल में हल्का सा सेंधव नमक या कोई भी घर का घरेलू नमक भी डाल के उससे चेस्ट पे और बैक रीजन पे हल्का सा मसाज करके उसके बाद में गर्म पानी की थैली से सेकोगे तो उससे भी कफ लिक्विफाई होने में मदद मिलती है। पुराने
अगर आप आपकी दादी या ओल्ड एजेस को अगर आप पूछेंगे तो अलसी या आकसी नाम की जो वनस्पति है, उसकी जो सीड्स है, उसकी सीड का लेप भी बहुत बार कफ निकालने के लिए पुराने जमाने में उसका यूज किया जाता था। ये भी आप यूज कर सकते हैं। तीसरी बात, अभी ये तो हो गया शुरुआत की लक्षणों की चिकित्सा। उसके बाद जो आगे के लक्षण हैं, कोविड में शुरुआत के 3 से 4 दिनों तक मैंने ऐसे देखा गया कि 3 से 4 या 4 से मैक्सिमम 6-5 दिनों तक बुखार रहता है। बुखार रहने के बाद जो आगे का पीरियड है, लोगों को लगता है कि बुखार आके गया मतलब हम लोग ठीक हो गए, बट ऐसा ना हो के आगे के जो तीसरे दिन से लगभग 8वें 7वें 8वें दिन तक का जो पीरियड रहता है, विच इज आई कैन से अ डेंजरस जोन, बिकॉज इस पीरियड में बॉडी की जो इम्यूनिटी जिस पे वायरस का अटैक हुआ है, वो इम्यूनिटी अधिक मात्रा में बढ़ जाती है कि जो अपने शरीर को ही नुकसान करती है। जिसे हम लोग जिसमें क्या होता है कि बहुत से शरीर के अंदर जो सूजन निर्माण करने वाले मार्कर्स रहते हैं या सूजन निर्माण करने वाली चीजें रहती है, कभी भी हमारे शरीर में किसी जगह पे मार लग जाता है तो हमारे शरीर पे सूजन आ जाती है। तो इस सूजन को बनाने वाले जो फैक्टर्स रहते हैं, उनको हम लोग TNF अल्फा फैक्टर या इंटरल्यूकिन फैक्टर्स बोलते हैं। इन फैक्टर्स की मात्रा कोरोना में तीसरे या चौथे दिन के बाद बढ़ी हुई दिखाई देती है। अगर ये मात्रा बढ़ रही है और ये मात्रा बढ़ के एक सर्टेन लेवल्स के बाद आगे जा रही है, जो हम ब्लड टेस्ट के द्वारा जिसका हम निदान कर सकते हैं, अगर ये मात्रा ज्यादा बढ़ रही होगी तो ये शरीर में ब्लड की गांठें निर्माण करना शुरू कर देते हैं। उसको हम लोग साइटोकाइन स्टॉर्म बोलते हैं। साइटोकाइन स्टॉर्म यही एक चीज है कि जिसके कारण पेशेंट्स के शरीर में कॉम्प्लिकेशंस निर्माण हो रहे हैं। इसीलिए साइटोकाइन स्टॉर्म समझना बहुत जरूरी है। अभी ये साइटोकाइन स्टॉर्म हम लोग कैसे समझे? आप घर पे सिंपल, अभी आपने सुना ही होगा, तो ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेशन मेजर करने के लिए पल्स ऑक्सीमीटर नाम की चीज आती है। अगर आपका पल्स ऑक्सीमीटर मेरे हिसाब से तो अभी घरों घरों में लगभग पल्स ऑक्सीमीटर आने लगा है, और अभी तो मेक इन इंडिया में पल्स ऑक्सीमीटर भी बहुत सस्ते मिलने लगे हैं, लगभग 600 रुपये या 700 रुपये की, जिसकी कॉस्ट जब इंडिया में जब फर्स्ट पल्स ऑक्सीमीटर आया था फॉर सेलिंग, तब उसकी कीमत थी 72,000 के आसपास, और अभी उसकी कीमत है 500 या 600 रुपये, विच इज वेरी हैंडी और एकदम इजी टू मेजर है। अगर ऑक्सीजन की मात्रा 95% के ऊपर रह रही है तो आपको साइटोकाइन स्टॉर्म या हम लोग बोले साइटोकाइन स्टॉर्म या उसके कारण जो कोविड के कारण होने वाले कॉम्प्लिकेशंस है, उसके कारण आपको कोई भी तकलीफ नहीं होने वाली है। अगर आपका ऑक्सीजन 95 के नीचे कम हो रहा है या टी सैचुरेशन या ऑक्सीजन 95 के नीचे कम हो रहा है और साथ में आपको सांस लेने में दिक्कत आ रही है, तो ये लक्षण इंडिकेट करता है कि आपके फेफड़ों का भाग कमजोर हुआ है और वहां पे निमोनिया का प्रमाण बढ़ रहा है। बट इट इज ट्रीटेबल। आप अगर योग्य समय पे, सही समय पे अगर आप वैद्य को दिखाए या चिकित्सकों को दिखाए तो इसमें से हम लोग इजीली आउट हो सकते हैं। रिगार्डिंग ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेशन, अगर ऑक्सीजन की मात्रा हम लोग कैसे चेक करें? ऑक्सीजन की जो पल्स ऑक्सीमीटर है, पल्स ऑक्सीमीटर आपको यू कैन यूज एनी फिंगर फ्रॉम दिस एक्सेप्ट थंब। आप कोई भी फिंगर यूज कीजिए। फर्स्ट ऑफ ऑल बहुत से लोगों के नेल्स बड़े हुए रहते हैं, ऑलवेज कट डाउन द नेल, क्योंकि अगर आपने प्रॉपर पोजीशन नहीं दिया तो रीडिंग सही नहीं आती है। यू हैव टू पुट इट जिस फिंगर का आपको एटलीस्ट, जिस फिंगर में आपका ऑक्सीजन चेक करना है उस फिंगर का तो एटलीस्ट नेल कट करना चाहिए। और देन उसके बाद ऑक्सीजन मेजर करने के लिए व्हेन यू आर पुटिंग द फिंगर इनटू द मशीन, उस मशीन में रखने के बाद लगभग 30 सेकेंड तक आपका हैंड स्टेबल रखिएगा, और उसके बाद जो रीडिंग आती है वो रीडिंग आपकी एक्चुअल रीडिंग है। सेकेंड थिंग, थर्ड डे ऑफ कोविड पॉजिटिव टू 8th डे ऑफ कोविड पॉजिटिव, यानी तीसरे दिन से 8वें दिन तक आपको ऑक्सीजन दिन में 3 बार कम से कम मेजर करना जरूरी है। अगर 95 के नीचे आ रहा है तो आपको वैद्यों से परामर्श लेना जरूरी है। सेकेंड थिंग, केवल ऑक्सीजन ये सिटिंग पोजीशन में नहीं लेना चाहिए, उसके साथ एक 6 मिनट वॉक टेस्ट है।
6 मिनट वॉक टेस्ट, इसका मतलब क्या होता है कि आपको आपके घर में लगभग 6 मिनट तक चलना है। जस्ट डू अ वॉकिंग और वॉक करने के बाद आप ऑक्सीजन मेजर कीजिए। अगर सैचुरेशन, जब आप नॉर्मली आप मेजर कर रहे हो, अगर सैचुरेशन आपका उससे जब नॉर्मली आप मेजर कर रहे हो तो आपका सैचुरेशन सपोज 95% आ रहा है, लेकिन जब आप 6 मिनट वॉक करने के बाद आपका ऑक्सीजन सैचुरेशन जब 90% आ रहा है, 90 मतलब 5% के आसपास का डिफरेंस अगर आ रहा होगा, इसका मतलब है कि आपके फेफड़ों में निमोनिया का प्रमाण बढ़ रहा है। सो दिस इज द सिम्टम, दिस इज द थिंग कि जिस समय आपको स्टेप्स लेना बहुत जरूरी है। बिकॉज इसी समय में अगर प्रॉपर स्टेप्स नहीं ली गई तो आगे जाके यही आपका आइदर हॉस्पिटलाइजेशन का डे बढ़ाएगा या पीरियड ऑफ हॉस्पिटलाइजेशन बढ़ाता है, या आप कॉम्प्लिकेट होने की शक्यता प्रमाण ज्यादा हो जाती है। इसी कारण बहुत से पेशेंट्स, या ऐसे ऑक्सीजन घर पे मेजर न करने के कारण भी बहुत से पेशेंट्स कॉम्प्लिकेट होके कॉम्प्लिकेट हो रहे हैं, और बहुत से पेशेंट्स के कारण मृत्यु आ रहा है, बहुत से पेशेंट्स को मृत्यु आ रही है। सेकेंड थिंग, अभी एज फैक्टर, या हम लोग बोले एज फैक्टर, ये एक रहना मतलब बताना मेरा रह गया। एज फैक्टर बहुत से आपने सुना होगा कि बच्चों को आप लोग घर पे रख रहे हो, या बच्चों को ये ना हो जावे, लेकिन बच्चों में एस रिसेप्टर जिसके द्वारा वायरस हमारे शरीर में एंटर होता है उसकी मात्रा बहुत कम रहती है। इसीलिए बच्चों में अगर कोविड पॉजिटिव भी हो जाते हैं तो भी उनको कॉम्प्लिकेशंस के चांसेस बहुत ही कम है। लगभग जो मृत्यु का प्रमाण है 0 to 10 years वो लगभग 0.2% है, मतलब हजारों में 2। इसका इसीलिए अगर हजारों में 20, इसके लिए अगर कोई भी बच्चों में भी हो रहा है तो डरिए, किसी भी प्रकार की डरने की कोई भी आवश्यकता नहीं है। मेरे पास बहुत से ऐसे केसेस है जो कोविड पॉजिटिव ऑफ यंगर एज, लेकिन वो इजीली रिकवर हो जाते हैं, लगभग 4 से 5 दिनों में असिम्प्टोमेटिक भी हो जाते हैं, कोई भी लक्षण नहीं रहते और पूरी तरह से नॉर्मल हो जाते हैं। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आपको बच्चों को बाहर घूमने या खेलने या टहलने लेके जाना, शायद वो कैरियर हो सकते हैं, वो कैरियर होके आपके घरों में जाके आपके घर में जो ओल्ड एजेस है उनको नुकसान दे सकते हैं। इसीलिए बच्चों को बाहर जाने से रिस्ट्रिक्ट करें। सेकेंड थिंग, बहुत से इम्यूनिटी बूस्टर्स जैसे कि जैसे हम लोगों ने बोला कि जो प्रिवेंशन में जो दवाइयाँ वर्णन की है, च्यवनप्राश, आयुष काढ़ा वगैरह है, यही चीजें आप ड्यूरिंग कोविड इन्फेक्शन आप ले सकते हो। अलॉन्ग विद दैट, डाइट में जो मैंने आपको पहले बताया कि जैसा डाइट प्रिवेंशन करने के लिए लेना चाहिए, वैसा ही डाइट आपको इसमें भी लेना चाहिए। उसके साथ अगर आपको बहुत से पेशेंट में ऐसे देखा गया है कोविड पॉजिटिव पेशेंट्स में कि जिनमें शुरुआती 3-4 दिनों में जब बुखार रहता है तब भूख बहुत कम रहती है। जब ऐसी भूख कम रहती है तब आप हमेशा सूखी यानी सूट या धनिये के सिद्ध जल का सेवन ज्यादा से ज्यादा प्रमाण में कीजिए। ऐसे समय आपका आहार जो रहना चाहिए प्रोटीन युक्त, लेकिन वो वैसे प्रोटीन चाहिए कि जो वेरी लाइट टू डाइजेस्ट। जैसे फॉर एग्जांपल मूंग यानी हरे मूंग, यानी ऐसे मूंग या मटकी ऐसी जो चीजें आती है जो जो डाइट में या पाचन में बहुत हल्की रहती है, ऐसी चीजों का सेवन करना चाहिए। साथ में तीखी मसाले वाली चीजें या तेज स्पाइसी चीजों का वो आहार में सेवन अवॉइड करना चाहिए। विटामिन सी की मात्रा के बारे में मैं बताना चाहूंगा कि विटामिन सी is not the only thing which is help to prevent or help as an antioxidant। उसके साथ साथ बहुत सी चीजें हैं लाइक जिंक है, या आयुर्वेद में यशर भस्म वगैरह चीजें हैं कि जो चीजें हमें इस वायरस को प्रिवेंट करने में मदद करती है। दूसरी चीज, बहुत से लोग बोलते हैं कि मैं तो आयुष काढ़ा भी पिया था, मैंने ये संचमनी वटी भी ली थी, या प्रिवेंटिव मेडिसिन सब ले रहा था तो भी मुझे कोविड
होके मैं इतना कॉम्प्लिकेट कैसे हुआ। सो ये ये एक ऐसी चीज है कि इम्यूनिटी सिर्फ अगर इन आर्टिफिशियल चीजों से या इन चीजों से ही बनती तो क्या चाहिए होता। इसीलिए केवल आर्टिफिशियल चीजों इम्यूनिटी के लिए डिपेंड ना हो। दूसरी चीज, बहुत बार ऐसे पेशेंट्स भी मिलते हैं कि जिन्होंने कुछ भी नहीं लिया लेकिन उनको सिम्टम्स बहुत कम दिखाई देते हैं, बिकॉज इट इज जस्ट बिकॉज ऑफ देयर इम्यूनिटी। अगर आपकी रोग प्रतिकारक शक्ति, आपका खान पान, आहार विहार पहले से ही बहुत अच्छी तरह से चल रहा है तो आपको इम्यूनिटी बूस्टर्स की जरूरत नहीं पड़ती। इसीलिए आपको केवल आहार विहार या केवल सप्लीमेंट्स पे डिपेंड ना रहे के अपनी इंटरनल इम्यूनिटी को हमेशा इंटरनल इम्यूनिटी का मेंटेन करना जरूरी है। अभी इंटरनल इम्यूनिटी कैसे करें, तो रात को जल्दी सोना। जो अभी हमें लॉकडाउन में बहुत ही उल्टा हो गया है कि रात को लोग बहुत बार जागे रहते हैं। सेकेंड थिंग है, दिन भर प्रॉपर डाइट लेना, सुबह या शाम को या समय मिले उस समय उसके हिसाब से आपको एक्सरसाइज करना, या उसके साथ ही प्राणायाम या योगा, इन सब चीज़ों का प्रॉपरली अगर आप यूटिलाइजेशन करेंगे तो आप आपकी इम्यूनिटी को मेंटेन रखेंगे या इम्प्रूव करेंगे। सो ये चीज़ें आप अभी कंटिन्यूस आपकी दिनचर्या में आपको आपको इन चीज़ों को इंक्लूड करना बहुत ज़रूरी है। ये केवल कोविड के लिए नहीं, तो कोई भी प्रकार का वायरस, कोविड हो या और बहुत से वायरसेस, अपने दुनिया में बहुत से वायरसेस है, कोई भी वायरस कभी भी म्यूटेट होके ऐसे कॉम्प्लिकेशंस क्रिएट कर सकता है। तो यू हैव टू मेंटेन योर इम्यूनिटी विद द हेल्प ऑफ प्रॉपर लाइफस्टाइल। और लाइफस्टाइल प्रॉपर करने के लिए आपको योगा, व्यायाम या हेल्दी एक्सरसाइजेस, इन सब चीज़ों का सहारा भी लेना बहुत ज़रूरी है। अभी कोविड के इन्फेक्शंस के बारे में मैं बताया, उसके बाद आगे है पोस्ट कोविड। बहुत से पेशेंट्स ऐसे आ रहे हैं कोविड होने के बाद, रिकवर होने के बाद या हॉस्पिटलाइजेशन के बाद, घर पे आने के बाद उनको जनरलाइज वीकनेस महीनों महीनों तक रह रहा है। ऐसे मेरे पास पेशेंट्स थे कि जिन्हें लगभग 1.5 से 2 महीने तक सेवियर वीकनेस रह रही थी। सब मल्टीविटामिन, सब सप्लीमेंट्स लेके भी उनको रिलीफ नहीं मिल रहा था। ऐसे पेशेंट्स में आयुर्वेदिक जो दवाइयाँ है वो बहुत कारगर होती है। आयुर्वेद में जो वर्णित है जीर्ण ज्वर, यानी कि जो बुखार आने के बाद या बुखार उतरने के बाद जो शरीर में जो वीकनेस है उसको रिमूव करने के लिए या उसको क्लियर करने के लिए जो चीज़ें दी जाती है, उसमें बहुत से गोल्ड प्रिपरेशन से या बहुत सी दवाइयाँ हैं जिनका यूज़ करने से, यूटिलाइजेशन से भी बहुत ही फ़ायदा होता है। सो पोस्ट कोविड इन्फेक्शन, पोस्ट कोविड जो कॉम्प्लिकेशंस होते हैं जैसे जनरलाइज वीकनेस है, बहुत से पेशेंट्स आते हैं हेयर लॉस लेके, सिवियर हेयर लॉस है। बहुत से पेशेंट्स है कि थकान ही पूरी नहीं जा रही है, इवन आफ्टर पोस्ट कोविड 1-1, 2-2 महीनों तक थकान रह रही है। बहुत से अभी मैंने ऐसे केसेस देखे जिनमें थ्रोट पेन क्रॉनिक है, मतलब कोविड होने के 1-1.5 महीने के बाद भी उनको गले में हल्का हल्का सा दर्द हो रहा है। इवन काढ़ा या वगैरह सब कुछ चीज़ें बंद कराने के बावजूद उनको गले में दर्द हो रहा है। बहुत से पेशेंट्स ऐसे आते हैं कि जिन्हें ऑन एंड ऑफ डायरियाज होते हैं। ऐसे भी पेशेंट्स आ रहे हैं कि जिनके फेफड़ों में जहाँ पे इन्फेक्शन हुआ था या जिस रीजन्स में इन्फेक्शन हुआ था उस पार्ट का अ, उस वहाँ का लंग का पार्ट ये कमज़ोर हो गया या फाइब्रोज्ड हो गया है। तो ऐसे पेशेंट्स में भी आयुर्वेद की चिकित्सा बहुत ज़्यादा कारगर होती है। थर्ड थिंग है, बहुत से पेशेंट्स इससे वेट लॉस लेके भी आते हैं। ये सब लक्षण जो है ये केवल ज्वरोत्तर यानी बुखार, आयुर्वेद में बुखार को ज्वर ऐसे संज्ञा दी गई है, ज्वरोत्तर दौर्बल्य में आती है। ऐसे बहुत से इश्यूज है कि जिसमें आयुर्वेद की चिकित्सा से बहुत से मेरे पेशेंट्स रिकवर हुए हैं। इसीलिए केवल ये कोविड अभी ऐसा हुआ है कि केवल कोविड के नाम से ही लोगों को डर लगता है, लेकिन इससे मेरा यही सजेशन होगा कि डरिए मत, इसका प्रॉपर सामना कीजिए, इसका प्रिवेंशन कीजिए, और साथ में इससे अगर हो भी गया है तो ये चीज़ इजीली रिकवरेबल है। और ये रिकवर होने के बाद अगर आपको वीकनेसेस वगैरह आ रही है तो भी उसकी दवाइयों से चिकित्सा की जाती है और इसमें से हम लोग पूरी तरह से ठीक हो सकते हैं। थैंक यू वेरी मच। डॉक्टर शीतल।
डॉक्टर मनोज सर कि आपने हमें इतना अच्छा गाइडेंस दिया आज, और अभी ऐसे ही मिलते रहेंगे वेदायु के प्लेटफॉर्म पे। थैंक यू वेरी मच। Okay, thank you very much, Dr. Sheetal, for giving me this opportunity on Vedayu platform. आगे भी मिलते रहेंगे. Thank you very much.